Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to the GOC for NEET फिनिशिंग टच सीरीज। तो बेटा आज हम GOC जो क्लास 11th का ऑर्गेनिक पोर्शन है बेटा, तो आज हम GOC के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो बेटा होप कि आप इन क्वेश्चंस को थॉरोली प्रैक्टिस करोगे और जो भी आपको असाइनमेंट मिलेगा उसको भी आप बेटा अच्छे से सॉल्व करोगे। तो सीधे जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज number of sigma and pi bonds present in the given molecule respectively are। तो हमें देखना है बेटा इस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ सिग्मा और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं। तो बेटा सिंपली हम इसका स्ट्रक्चर यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। वी विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। हम इसका स्ट्रक्चर बेटा ड्रॉ कर लेते हैं। दैट इज माई सी, यहां पे बेटा H और यहां पे H, फिर यहां पर H, उसके बाद C सिंगल बॉन्ड, इसके साथ और एक H, फिर डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, उसके बाद CH, उसके बाद बेटा डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो इस मॉलिक्यूल में हमें टोटल देखनी है बेटा नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कितने हैं। चलो पहले काउंट करेंगे सिग्मा बॉन्ड्स। शाबाश। तो यहां पर तो एक सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो इसमें बेटा 13 सिग्मा बॉन्ड्स है। पाई बॉन्ड 1, 2, 3, 4, 13 and 4, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड बेटा 13 है और पाई बॉन्ड इसमें 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा, बिल्कुल एनसीईआरटी है, उसके अलावा बेटा किसी बुक से क्वेश्चन नहीं निकाला गया है, किसी भी मतलब किसी भी रेफरेंस से क्वेश्चन नहीं निकाला गया है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है सारे। विच अमंग द फॉलोइंग इज हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड है बच्चों। तो हमें इसमें से बोलना है कि हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कौन है। वी नो दैट कि हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स बच्चों वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें रिंग के अंदर कोई हेटेरो एटम प्रेजेंट होता है, लाइक ऑक्सीजन, लाइक नाइट्रोजन, लाइक सल्फर। तो यहां पे अगर देखेंगे बच्चों, ये तो सीधे एनलीन है, ये फिनॉल है, ये बेटा नेप्थलीन है। तो हम जानते हैं जो पायरिडीन होता है, पायरिडीन मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है एज हेटेरो एटम। तो ये वाला कंपाउंड है एरोमेटिक कंपाउंड, बट इट इज हेटेरोसाइक्लिक इन नेचर। तो उसके बाद देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप अमंग द फॉलोइंग इज। बिल्कुल बेटा एनसीईआरटी पे आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, नियोपेंटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल एंड नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप्स का स्ट्रक्चर दिया है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि इनमें से आइसोब्यूटाइल ग्रुप कौन है। सबसे पहले अगर हम ब्यूटाइल की बात करेंगे तो ब्यूटाइल में मैंने आपको 2 ग्रुप्स दिखाए थे। सबसे पहले मैंने आपको ये ग्रुप बोला था बेटा, दिस इज माई आइसोब्यूटाइल ग्रुप, और इसका जो मैंने दूसरा दिखाया था तो ये इसको हम बोलते थे सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो इन दोनों का स्ट्रक्चर आपको बेटा याद रखना है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप्स इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहां पर ये वाला आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, दिस इज माय आइसोब्यूटाइल ग्रुप। ये बेटा आइसोब्यूटाइल ग्रुप होता है। और ये वाला जो है दिस इज माय सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल वाला ग्रुप है। तो इसमें से देखेंगे ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, ये इसका ऑप्शन नहीं है बेटा। उसके बाद ये वाला, इसमें 4 कार्बन है, 1, 2, 3 एंड 4। यहां बेटा इस कार्बन पे CH3 है तो इसी को सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलेंगे। ये वाला तो बेटा टर्शियरी ब्यूटाइल है क्योंकि यहां पर ये टर्शियरी कार्बन है जिसमें टर्शियरी ब्यूटाइल, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। उसके बाद अगर इस वाले ग्रुप की तरफ देखेंगे बच्चों, ये बिल्कुल नॉर्मल में 4 कार्बन है स्ट्रेट चेन में, वी कॉल दिस एज एन ब्यूटाइल सिस्टम। तो बेटा ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। दैट मींस दिस वन रिप्रेजेंट्स द आइसोब्यूटाइल ग्रुप। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्पीशीज। हमें यहां पे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कुछ स्पीशीज दिए हैं बेटा, हमें देखना है हाइपर कंजुगेशन विल बी ऑब्जर्व्ड इन। वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा, हमें देखना है कि इनमें से हाइपर कंजुगेशन कहां पॉसिबल है। तो मैंने आपको हाइपर कंजुगेशन के लिए बेटा कंडीशन बोली थी। मैंने बोला कि हाइपर कंजुगेशन जनरली हम देखते हैं अल्कीन्स में। हाइपर कंजुगेशन हम देखते हैं बेटा इन केस ऑफ कार्बोकेट आयंस। हाइपर कंजुगेशन इज ऑब्जर्व्ड इन द फ्री रेडिकल सिस्टम। और हाइपर कंजुगेशन बेटा ऑब्जर्व होती है बेंजीन सिस्टम में भी इफ देयर आर प्रेजेंस ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन्स।
तो शॉर्टली अगर देखेंगे क्या इस कंपाउंड में हाइपर कंजुगेशन है बेटा, इट इज पॉजिटिव चार्ज, दिस वन इज अ पॉजिटिव चार्ज, ये यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर देखेंगे बच्चों इसमें क्या इस वाले में हाइपर कंजुगेशन है, एग्जैक्टली बेटा है, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव ये इसका अल्फा कार्बन है, यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन्स है, मतलब इस पहले ऑप्शन में तो हाइपर कंजुगेशन बेटा ऑब्जर्व होगी। सेकंड ऑप्शन, यहां पर तो पॉजिटिव चार्ज है बेटा, लेकिन ये तो पॉजिटिव रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, बट इट इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी हाइपर कंजुगेशन, क्योंकि यहां पर कोई ग्रुप भी जुड़ा नहीं है आर्थ्रो पैरा पे। हम जानते हैं बेटा जिस तरह मीजोमेरिक इफेक्ट आर्थ्रो और पैरा पोजीशन पे वर्क करता है, उसी तरह मेरे बच्चों हाइपर कंजुगेशन भी वर्क करती है बेंजीन सिस्टम में एट आर्थ्रो एंड पैरा पोजीशन। तो दैट मींस बच्चों कि ये वाला मॉलिक्यूल दिया है कि इसमें हाइपर कंजुगेशन ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चों इसमें कहीं पे अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस नहीं है। दैट मींस सेकंड ऑप्शन इज नॉट इन्वॉल्व इन द हाइपर कंजुगेशन। तो अगर ऑप्शन थर्ड पे नजर डालेंगे बेटा, यहां पर तो ये कार्बन है, लेकिन इस कार्बन के मुताबिक ये पैरा पोजीशन जो है, पैरा पोजीशन पे CH3 है बेटा, CH3 यहां पे अल्फा इसको काउंट कर सकते हैं, बिकॉज यहां पे हाइड्रोजन इज एडजेसेंट टू ए पाई बॉन्ड, यहां पे पाई बॉन्ड है, ये तीनों अल्फा हाइपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो गए। दैट मीन जो ये रेफरेंस है, ये कार्बोकैटायन है, इस पे इस ग्रुप की हाइपर कंजुगेशन लग जाएगी। दैट मींस कि थर्ड ऑप्शन पे बेटा हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है। तो अगर ये वाला देखेंगे बेटा, यहां पर ये जो कार्बन है, ये रिंग के साथ जो बगल वाला अल्फा कार्बन है, यहां पर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है। दैट मींस दिस मॉलिक्यूल इज नॉट इन्वॉल्व इन द हाइपर कंजुगेशन। तो अगर इसका सही ऑप्शन देखेंगे बेटा, यहां पर 1 and 3, जो 1 and 3 है बेटा, ये इन्वॉल्व है हाइपर कंजुगेशन में। तो इसका जो पहला ऑप्शन बिल्कुल इसमें दिया है 1 and 2, ये गलत ऑप्शन है। 2 and 3 ये भी नहीं है बेटा, 1 and 3 only. That means option third is the correct option. Shabash. Question number 5. The group we show -I and -R effect. मतलब इसमें बच्चों हमें क्या देखना है कि कौन सा ग्रुप -I इफेक्ट शो करेगा, और अकॉर्डिंग टू द रेजोनेंस, अकॉर्डिंग टू द मीजोमेरिक इफेक्ट, द सेम ग्रुप शुड शो -R इफेक्ट। और वो क्या दिखाना चाहिए बच्चों, -R इफेक्ट। तो अगर पहले की बात करेंगे, ये मेरे पास है बेटा Cl के पास होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर बात करेंगे बेटा इंडक्टिव इफेक्ट की, तो ये शो करेगा -I ड्यू टू इट्स वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर मीजोमेरिक की बात करेंगे बच्चों, यानी रेजोनेंस इफेक्ट की बात करेंगे, इट कंटेन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर की वजह से मेरे बच्चों ये +R इफेक्ट शो करेगा। दैट मींस दिस इज नॉट माय करेक्ट ऑप्शन। अगर सेकंड पे देखेंगे बच्चों, OR ग्रुप, OR मेरा क्या है, OR इसके पास होता है बेटा ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर की वजह से बेटा ये तो अगर इंडक्टिव देखेंगे -I करेगा। हम जानते हैं ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो -I करेगा बेटा -I। अगर बात करेंगे रेजोनेंस इफेक्ट की, तो उससे करेगा बेटा +R इफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमें -I और -R देखना है। शाबाश। ऑप्शन थर्ड की अगर बात करेंगे मेरे बच्चों, ऑप्शन थर्ड इज माई NO2, ऑप्शन थर्ड इज माई NO2। अगर बात करेंगे बच्चों, अगर इंडक्टिव की बात करेंगे -I इफेक्ट। अगर मीजोमेरिक की बात करेंगे, मीजोमेरिक से क्या करेगा बच्चों, मीजोमेरिक से जो ये है, तो ये -R करेगा, क्योंकि हम जानते हैं यहां पे बेटा ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है देन नाइट्रोजन, इनके बीच में पाई बॉन्ड होता है। हम जानते हैं अगर इसको किसी सिस्टम के साथ जोड़ेंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। Because electrons are selfish, they always prefer to stay on the more electronegative atom. Hence, it becomes withdrawing group by inductive effect as well as by resonance effect. That means, बच्चों, this is my correct option. This group it will show -I effect and -R effect. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं बच्चों। मिक्सचर ऑफ एनिलीन एंड क्लोरोफॉर्म कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय, दिस इज ए थ्योरेटिकल क्वेश्चन बेटा, बिल्कुल एनसीईआरटी से निकाला गया है। तो हमारे पास अगर एनिलीन और क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर होगा, अगर इन दोनों को हमें बेटा सेपरेट करना होगा, हम जानते हैं वी हैव डिफरेंट टेक्निक्स फॉर द सेपरेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लाइक डिस्टिलेशन, लाइक सब्लिमेशन, लाइक क्रिस्टलाइजेशन, हमारे पास बेटा क्रोमेटोग्राफी। दीज आर द सेपरेशन टेक्निक्स इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर देखेंगे हमारे पास एक तो एनिलीन है और क्लोरोफॉर्म है।
हम जानते हैं बच्चों, ये दोनों जो है इनका बॉइलिंग पॉइंट में एप्रिशिएबल डिफरेंस होता है। इसको 3 समथिंग कुछ है, इसको 4 समथिंग कुछ है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट में एप्रिशिएबल डिफरेंस है। हम जानते हैं जो कंपाउंड में बॉइलिंग पॉइंट में बेटा अंतर ज्यादा होता है उनको हम बेटा डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं। तो हमने इसको सेपरेट करना है बेटा डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जब बिल्कुल कम बॉइलिंग पॉइंट होता है, स्टीम डिस्टिलेशन से बेटा जब एक होता है स्टीम वोलाटाइल, तो यहां पे सब्लिमेशन से बेटा कौन, जब मिक्सचर में जब इंप्योरिटी के साथ वो कंपाउंड होगा जिसकी टेंडेंसी ये होगी बेटा जो डायरेक्टली चेंज होगा इनटू द गैसियस स्टेट। तो ये भी इसका सही जवाब नहीं है, ये भी नहीं है। तो हम सीधे याद रखेंगे मिक्सचर ऑफ एनिलीन एंड क्लोरोफॉर्म कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन मेथड। तो उसके बाद देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। हमारे पास ये कंपाउंड दिया है बच्चों, हमें इसका IUPAC लिखना है। ये एक साइक्लो कंपाउंड है और डाइसब्स्टिट्यूटेड है। यहां पर 2 ग्रुप्स जुड़े हैं इसके साथ। अगर ये देखेंगे 1 2 3 4, दिस में ब्यूटाइल सिस्टम एंड दिस वन इसमें इथाइल। तो अल्फाबेटिकली अगर देखेंगे बेटा, अल्फाबेटिकली पहले ब्यूटाइल से नंबरिंग होगी। दिस इज 1, दिस इज 2 3 4 एंड 5। तो इसका नाम क्या आएगा, 1 ब्यूटाइल। तो 1 पे बेटा इसमें ब्यूटाइल आएगा, 1 ब्यूटाइल। उसके बाद डैश 1 ब्यूटाइल डैश 3 इथाइल 1 ब्यूटाइल 3 इथाइल। उसके बाद आएगा साइक्लोपेंटेन। तो ऑप्शन ढूंढो, 1 ब्यूटाइल 3 इथाइल साइक्लोपेंटेन। तो इसका पहला ही ऑप्शन बेटा सही है। ये वाला 3 ब्यूटाइल बिल्कुल गलत, 1 ब्यूटाइल 4 इथाइल बिल्कुल गलत, 4 ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। तो सीधे बेटा इसका ऑप्शन क्या आएगा, 1 ब्यूटाइल 3 इथाइल साइक्लोपेंटेन। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स माय क्वेश्चन नंबर 8। प्रोपानोन एंड प्रोपानल। चलो इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं। प्रोपानोन, तो दिस इज माय स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपानोन, दिस इज प्रोपानोन। और दूसरा क्या दिया है, शाबाश, प्रोपानल। दूसरा दिया है मेरा प्रोपानल। तो फिर क्या कहता है क्वेश्चन बेटा, ये दोनों आपस में क्या है, आर चेन आइसोमर्स। बिल्कुल नहीं, चेन आइसोमर्स नहीं है। यहां भी मेन चेन में 3 कार्बन, यहां भी 3 कार्बन। मेटामर्स, नो बेटा, ये मेटामर कहीं हो ही नहीं सकता है, बिकॉज एल्डिहाइड्स नेवर शो मेटामर्स। उसके बाद पोजीशन आइसोमर्स, नहीं बेटा पोजीशन भी नहीं है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, यहां पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, यहां पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। दे डिफर इन द नेचर ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप्स, हेंस वी कॉल दीज आइसोमर्स एज फंक्शनल आइसोमर्स। क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन अमंग द फॉलोइंग इज। हम जानते हैं बेटा दिस इज फिनाइल कैटायन, सो दिस इज माय फिनाइल, सो दिस इज बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। इसमें बेटा रेजोनेंस होती है एक रिंग से, लेकिन हम जानते हैं बेटा हमारे बुक के अंदर टर्शियरी कार्बोकेटायन को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो हमारे पास टर्शियरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल, लगभग तो सेम होती है, बट टर्शियरी इज मोर स्टेबल। हम जानते हैं इसमें अल्फा, इसमें 9 अल्फा करते हैं हाइपर कंजुगेशन। तो यहां पे सीधे हम याद रखेंगे बेटा टर्शियरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। तो यहां पे टर्शियरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होता है। शाबाश। On treating sodium fusion extract with sodium nitroprusside solution, blood red color is obtained. It indicates the presence of which elements in the organic compound? तो बेटा ये क्वेश्चन बोलता है अगर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट हमारे पास होगा, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा पहले बोलता हूं। देखो बच्चों, हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, अगर उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बच्चों कोई हिटीरो एटम प्रेजेंट होता है, लाइक नाइट्रोजन, लाइक बेटा हेलोजन, लाइक सल्फर, तो अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये कुछ हिटीरो, लाइक फास्फोरस, कुछ हिटीरो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो इनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो लैब के अंदर। We call this as qualitative analysis of the organic compounds। यानी आप इनको पहचान सकते हो कि किस कंपाउंड में कौन सा हिटीरो एटम प्रेजेंट होता है। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क है बेटा। अब इन हिटीरो एटम्स को सबसे पहले हम सोडियम मेटल के साथ, सोडियम फ्यूजन ट्यूब के साथ बेटा रिएक्शन कराते हैं, ताकि जो हमारे ये हिटीरो एटम्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर इन द कोवेलेंट फॉर्म, सो दैट दे कैन चेंज इनटू द आयनिक फॉर्म।
जैसे कि बेटा अगर अगर नाइट्रोजन होगा वो बनाता है साइनाइड, सोडियम साइनाइड बनाएगा। अगर दोनों प्रेजेंट होंगे बेटा, मतलब हमारे पास नाइट्रोजन भी होगा सल्फर भी होगा, तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा थायोसाइनाइड। तो हम जानते हैं बेटा अगर NaSCN बना तो इसका कलर बेटा होता है बेटा ब्लड रेड कलर इज ऑब्टेन्ड। एनसीईआरटी पे दिया है इसी का होता है बेटा रेड ब्लड कलर। तो इसका मतलब है कि अगर ये कलर आया आपको, क्योंकि अगर खाली नाइट्रोजन होगा वहां पे पर्शियन ब्लू कलर होता है, वहां पे बेटा पर्शियन ब्लू कलर आता है। लेकिन अगर दोनों होंगे, सल्फर भी होगा और नाइट्रोजन भी होगा, तो ये अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखेगा। तो वहां पे बेटा इसकी वजह से, थायोसाइनाइड की वजह से रेड ब्लड कलर ऑब्टेन होता है कॉम्प्लेक्स के साथ। जब Fe2 के साथ रिएक्शन करेगा, Fe2 पॉजिटिव के साथ, तो वहां पे बेटा इसका मतलब है दोनों का होना जरूरी है। उस कंपाउंड में बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट। अगर कौन सा कलर ऑब्टेन हुआ, ब्लड रेड कलर अगर ऑब्टेन हुआ सोडियम थायोसाइनाइड की वजह से, फिर जब ये Fe2 प्लस के साथ रिएक्शन करेगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसमें थायोसाइनाइड एक्ट करेगा एज ए लिगेंड, तो इसी की वजह से बेटा रेड ब्लड कलर आएगा उस सॉल्यूशन में। तो इसका दोनों ऑप्शन आप याद रखेंगे, बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर। मतलब जब नाइट्रोजन भी होगा और सल्फर भी होगा तब सॉल्यूशन का कलर बेटा क्या होता है, तो उसमें आता है रेड कलर इज ऑब्टेन, रेड ब्लड कलर इज ऑब्टेन। उसके बाद मोस्ट स्टेबल कार्बो एनायन अमंग द फॉलोइंग इज, हम जानते हैं बेटा कार्बो एनायन स्टेबल होता है बाय द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एंड इट बिकम्स लेस स्टेबल बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो यहां पे NO2 सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग -M ग्रुप है बेटा, तो ये सबसे स्टेबल है। यहां खाली CH3, यहां सेकेंडरी, यहां तो फिनाइल है बेटा, ये करेगा रेजोनेंस विद रिंग, लेकिन NO2 का विड्रॉइंग पावर फिनाइल से ज्यादा होता है। दैट मींस कि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बो एनायन बेटा ये होगा इसमें। उसके बाद शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जल्डाल्स मेथड। जल्डाल्स मेथड जो होता है बेटा इज नॉट एप्लीकेबल टू विच कंपाउंड। बिल्कुल एनसीईआरटी में लाइन लिखी है बेटा जल्डाल्स मेथड के नीचे, एस्टिमेशन फॉर नाइट्रोजन जब आप करते हो बेटा, जैसे आप डुमास मेथड पढ़ते हो, तो ये भी एक मेथड है जल्डाल्स मेथड। ये नाइट्रोजन का बेटा हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं इससे। तो इस जल्डाल्स मेथड में आप फ्री नाइट्रोजन को एस्टिमेट करते हो बच्चों, लेकिन वहां पे लिखा है कि आपको यहां पे कौन सा नाइट्रोजन आइडेंटिफाई होगा जब आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हो सॉल्यूशन में। तो वहां पे हम कौन सा नाइट्रोजन आइडेंटिफाई करेंगे जो फ्री नाइट्रोजन होगा। नाइट्रो ग्रुप का नाइट्रोजन इसमें आइडेंटिफाई नहीं होता क्योंकि वो सॉल्यूशन के अंदर बेटा प्रेसिपिटेट में चेंज नहीं होगा। हमारे पास एजो ग्रुप, अगर कहीं पे N वाला नाइट्रोजन होगा वो नहीं होता। और अगर रिंग के अंदर इन्हें हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम में, लाइक पायरीडीन सिस्टम में जो नाइट्रोजन होता है बेटा, वो भी इसमें आइडेंटिफाई नहीं होता। बाकी जहां भी फ्री NH2 ग्रुप बन सकता है या मिलेगा, तो वहां पे हम जल्डाल्स मेथड से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहां पे देखना है कौन इज नॉट एप्लीकेबल टू विच कंपाउंड। इसके लिए भी एप्लीकेबल है बेटा फ्री NH2 है। साइनाइड भी चेंज होगा बेटा एमाइन्स में, NH2 में, तो यहां से भी हम निकाल सकते हैं। नाइट्रो से बेटा कभी नहीं निकालेंगे, नाइट्रो से यहां पर फ्री NH2 है तो यहां से भी निकालेंगे। दैट मींस दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज नाइट्रो ग्रुप का जो नाइट्रोजन होता है दैट्स नॉट आइडेंटिफाइड बाय द जल्डाल्स मेथड। तो ये है बेटा इसका ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ रिएजेंट दैट टेक्स अवे एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। बिल्कुल सही है बेटा। इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं। सपोज ये मेरे पास एक अल्कीन था, ये अल्कीन है मेरे पास, इसके सामने मैंने एक इलेक्ट्रोफाइल रखा। अल्कीन इज इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल। अब ये क्या करेगा, ये इन इलेक्ट्रॉन को बेटा अपनी ओर खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, तो इसी को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोफाइल। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रोफाइल होता है बेटा। एंड न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। बिल्कुल हम जानते हैं, अगर मेरे पास कार्बोनियल ग्रुप था, कार्बोनियल ग्रुप के पास ये जो कार्बन होता है दैट्स में इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। अगर यहां पे न्यूक्लियोफाइल जाता है बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। इन मिथाइल हैलाइड्स, अगर मिथाइल हैलाइड की बात करेंगे, दिस इज माय मिथाइल हैलाइड, दिस इज डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, दिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब इट इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। तो देखिए क्या बोलता है, इन मिथाइल हैलाइड कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। बिल्कुल सही बेटा। करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, इन तीनों में से करेक्ट
करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो बच्चों बिल्कुल सही, इसमें तीनों स्टेटमेंट तो बेटा करेक्ट है, ए बी सी, ये तीनों के तीनों करेक्ट स्टेटमेंट्स है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 बेटा बिल्कुल ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, उसके बाहर कोई क्वेश्चन हमने नहीं निकाला है इस पे, तो इन पे नजर दो बेटा अच्छे से। मैं क्वेश्चन को जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूं कि हम एक्सपेक्ट करते हैं आपको ये चीजें आते हैं। वी आर सिंपली रिवाइजिंग द थिंग्स इन सल्फर एस्टिमेशन। तो बस सिंपल क्वेश्चन है बेटा, सल्फर की एस्टिमेशन से हम जानते हैं सल्फर एस्टिमेशन में हम क्या करते हैं, वहां पे 0.25 ग्राम्स ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 0.466 ग्राम्स ऑफ बेरियम सल्फेट। हम जानते हैं बेटा जब हम सल्फर की एस्टिमेशन करते हैं वहां पे हम क्या करते हैं बच्चों, हम सबसे पहले जिस कंपाउंड में सल्फर होता है उसको हम बेटा सोडियम पेरोक्साइड या फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड से बेटा ट्रीट करते हैं। वो किस में चेंज होता है, वो सल्फ्यूरिक एसिड में बेटा चेंज होता है। सल्फ्यूरिक एसिड में जो सल्फर प्रेजेंट होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑब्वियसली वो सल्फर में चेंज हो जाएगा इनटू H2SO4। H2SO4 को बेटा हम फिर क्या करते हैं, उस सॉल्यूशन में हम बेरियम क्लोराइड डालते हैं ताकि वहां पे प्रेसिपिटेट बनेगा। किसका प्रेसिपिटेट बनेगा बेटा, वो बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनेगा। जो हमारे पास BaSO4 है, मतलब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी वो यहां पे मौजूद है बेटा, वो बेरियम सल्फेट में मौजूद होगा। यानी आपने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, दिस इज माय सैंपल, दिस इज माय सैंपल। इस सैंपल में आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है जिसमें बेटा सल्फर है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें उस सल्फर को कहीं तरीके से बेटा बाहर निकालना है, एस्टिमेट करना है। तो मैंने क्या किया इसमें, मैंने इसमें सोडियम पेरोक्साइड या फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड डाला, वो बेटा ऑक्सीडाइज हुआ इनटू सल्फ्यूरिक एसिड में, तो वो कहां चला गया, सल्फ्यूरिक एसिड में। फिर उसी सॉल्यूशन में मैंने क्या डाला, बेरियम क्लोराइड डाला, वो किसमें चेंज होगा, वो प्रेसिपिटेट बनाएगा। किसका बेटा, बेरियम सल्फेट का। यानी जो मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर था डायरेक्टली वो प्रेजेंट किसमें होगा, वो बेरियम सल्फेट में सल्फर प्रेजेंट होगा। तो बेटा हम जानते हैं सैंपल हमने इतना लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड का। सबसे पहले देखेंगे बेरियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, दिस वेरी इजी, दैट्स माय 233। वो 233 ग्राम्स होता है बेटा पर मोल। तो अगर देखेंगे इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास है इसका, तो अगर आप कैलकुलेट भी कर सकते हो बेरियम का, सल्फर का, ऑक्सीजन का, तो ये अप्रोक्सीमेटली शायद यही आता है 233 ग्राम्स पर मोल। हम जानते हैं बच्चों जो ये बेरियम सल्फेट है, अगर हम देखेंगे इसका ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, तो इसका एक मोल का मास ये होता है ग्राम पर मोल, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर देखेंगे इतने ग्राम्स में, अगर मेरे पास ये एक मोल है, तो उसमें सल्फर का कितना मास होगा, 32 ग्राम्स, बिकॉज 1 मोल कंटेन्स 1 मोल ऑफ सल्फर, 1 मोल ऑफ दिस कंटेन्स 1 मोल ऑफ द सल्फर। तो इसका जो मास होगा बच्चों वो कितना होगा, हम जानते हैं, अगर मैं बोलूंगा 233 ग्राम्स पर मोल किसका है बेटा, किसका है, ऑफ BaSO4 में कितना ग्राम होगा सल्फर, कंटेन्स 32 ग्राम्स ऑफ सल्फर, 32 ग्राम्स ऑफ सल्फर, उसमें सल्फर के 32 ग्राम्स होंगे पर मोल। तो अब हमें देखना है बेटा, हमारे पास ये इतने ग्राम्स में होता है, हमारे पास कितना दिया है इन सल्फर एस्टिमेशन, इतना ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव इतना बेरियम सल्फेट, तो इतना बेरियम सल्फेट में कितना 0.466 ग्राम्स ऑफ BaSO4 अगर होगा तो ये कितना कंटेन करेगा सल्फर, 32 डिवाइड बाई 233 मल्टीप्लाइड बाई 0.466 ग्राम्स। तो ये इतना सल्फर होगा बेटा इतने ग्राम्स ऑफ बेरियम सल्फेट में। तो अब ये बिल्कुल सिंपल है बेटा, यू हैव टू सिंपली कैलकुलेट। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ सल्फर कितना होगा बेटा इस कंपाउंड में, तो इतना हमें सैंपल का मास दिया है 0.25 ग्राम्स, वो होगा बेटा 32 मल्टीप्लाइड बाई 0.466, तो डिवाइड में आ जाएगा बेटा, डिवाइड में 233 और सैंपल का मास कितना है 0.25, तो यहां पे मल्टीपल आ जाएगा बेटा, परसेंटेज निकालनी है तो इसको आएगा 0.2 मल्टीप्लाइड में आ जाएगा 100। तो आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमें परसेंटेज निकालनी है ना यहां पे, तो इतने में से निकालनी है परसेंटेज। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वो आएगा 25.6%। इट इज वेरी सिंपल, हमें सिंपली देखना है बेटा। तो हमने बेरियम सल्फेट लिया, मैंने एज्यूम किया कि इसके एक मोल में, यानी
इसके एक मॉलिक्यूलर मास इसका 233 ग्राम्स पर मोल। तो फिर मैंने कहा कि इसमें 32 ग्राम्स होती है, तो इतने सैंपल में कितना होगा बेटा, तो इतने सैंपल में मल्टीप्लाइड बाय इतना करेंगे उसको, तो फिर सैंपल इतना दिया है, उसकी परसेंटेज निकालेंगे बेटा, तो इसका 100% निकालेंगे, तो वो आंसर जो आप सॉल्व करोगे तो वो आएगा बेटा, वो आएगा 25.6%। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट विच कैनॉट बी डिटेक्टेड बाय लेसेंज टेस्ट इज, जो लेसेंज टेस्ट होता है जिसको हम लेसेंज एक्सट्रैक्ट बोलते हैं बेटा, इससे हम हीटेरो एटम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। हीटेरो एटम जो मैंने पहले ही बोला कौन कौन, नाइट्रोजन होता है बेटा, फास्फोरस होता है बेटा, सल्फर होता है और हेलोजन होता है। तो इसमें हम ऑक्सीजन को बेटा नहीं कर पाएंगे, तो इसका ऑप्शन बेटा ये है। ये भी कर पाते हैं, ये भी कर पाते हैं और ये भी कर पाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन को हम इसमें नहीं कर पाते बेटा आइडेंटिफाई। उसके बाद शाबाश, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोफाइल। अगर BF3 की बात करेंगे, BF3 वैकेंट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये है बेटा इलेक्ट्रोफाइल। अगर B2H6 की बात करेंगे, डाइबोरेन सिटिल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब कि ये होता है बेटा इलेक्ट्रोफाइल। अगर SH नेगेटिव की बात करेंगे, इट कंटेन्स नेगेटिव चार्ज, सो इट एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल। अगर AlCl3 की बात करेंगे, AlCl3 बेटा वैकेंट और लुईस एसिड, तो ये भी एक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इनमें से न्यूक्लियोफाइल खाली बेटा SH नेगेटिव होता है। उसके बाद शाबाश, कॉमनली यूज्ड एडसॉर्बेंट्स इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी आर, तो बिल्कुल सिंपल एनसीईआरटी पे लिखा है, बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम कौन से एडसॉर्बेंट्स यूज करते हैं, सिलिका जेल और एल्युमिनिया यूज करते हैं। सिलिका जेल भी यूज करते हैं, एल्युमिनिया भी यूज करते हैं, चारकोल को इसमें नहीं करते हैं बेटा। दैट मींस बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो उसके बाद देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ टेम्पोररी इफेक्ट। इनमें हमें देखना है कि टेम्पोररी इफेक्ट कौन होता है। हाइपर कंजुगेशन इट्स अ परमानेंट इफेक्ट, इट्स अ परमानेंट इफेक्ट। उसके बाद रेजोनेंस परमानेंट, इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज अ टेम्पोररी इफेक्ट, मतलब ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। टेम्पोररी क्यों होता है, हम जानते हैं बेटा, जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है ये तभी होगा अगर हमारे पास कोई रिएजेंट प्रेजेंट होगा, जैसे शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ एनी रिएजेंट, तभी ये इफेक्ट होता है। अगर रिएजेंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं होता है, इसीलिए बच्चों ये एक टेम्पोररी इफेक्ट होता है। In Lesange's test, a blue color is obtained if the organic compound contains nitrogen. The blue color is due to the formation of, हम जानते हैं बेटा, in the estimation of the nitrogen, जो हमारा Lesange's test अगर जब हम परफॉर्म करते हैं उस पे हमारे पास नाइट्रोजन के एस्टिमेशन में क्या मिलता है, 1% ब्लू कलर ऑब्टेन होता है। ये बोल रहा है कि वो पर्सन ब्लू कलर किसकी वजह से आता है इन द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। बेटा वो एक हमारा कॉम्प्लेक्स होता है आयरन हेक्सासाइनाइडो फेरेट, एंड दिस इज माय कंपाउंड। इसको फेरोसाइनाइड भी बोलते हैं, इसको फेरिफेरोसाइनाइड भी बोलते हैं, फेरिफेरोसाइनाइड। ये 1% ब्लू कलर होता है बेटा, यानी इसकी वजह से होता है हमारा कलर ब्लू। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 20, which of the following apparatus is used to determine the elements carbon, hydrogen, nitrogen present in a given organic compound। कौन कौन बेटा, एक तो कार्बन देखना है और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, तो बिल्कुल सिंपल है बेटा, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन एलिमेंटल एनालाइजर जो होगा हमारे पास। उसके बाद द ऑर्डर ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स आर, यहां पे बेटा कुछ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स दिए हैं जिनको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की हमें स्टेबिलिटी देखनी है बेटा, रिलेटिव स्टेबिलिटी, कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है। सबसे पहला अगर देखेंगे तो ये न्यूट्रल है। हम जानते हैं बच्चों न्यूट्रल कैनोनिकल स्ट्रक्चर इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन एनी चार्जड, तो सबसे पहले 1 इज मोर स्टेबल। अब यहां पे दिया है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव और यहां पे कार्बन पे नेगेटिव दिया है, यहां पे कार्बन पे पॉजिटिव और यहां पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। यहां पे सेपरेशन ऑफ चार्ज तो सेम है, लेकिन यहां पर देखना है कौन सा चार्ज किस एटम के ऊपर है। तो अगर यहां पर बात करेंगे बच्चों, यहां पर नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट्स ऑक्सीजन, इट इज मोर स्टेबल। यहां पे नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर उल्टा सोचेंगे, पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये वाला बेटा कम स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। सीधे 1 2 3 आएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर, 1 2 3 1 2 3, 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, तो ये
ये इसका बेटा सही ऑप्शन है। उसके बाद नेप्थलीन कैन बी इजीली प्योरिफाइड बाय, तो नेप्थलीन एक ऐसा कंपाउंड है बेटा जिसको हम सब्लिमेशन से, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है ये सीधे सब्लाइम होता है, सीधे सॉलिड स्टेट से बेटा गैसियस फेज में चला जाता है, तो इसको हम सब्लिमेशन से बेटा इजीली प्योरीफाई करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। वेरी सिंपल, नंबरिंग यहां से होगी बेटा 1 2 3 4 5 6। यहां पे 4 पे इथाइल बेटा, 2 पे मिथाइल, एंड द मेन कंपाउंड इज एक्चुअली एनिलीन। दैट मीन्स इट इज 4 इथाइल 2 मिथाइल, 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन। तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब है बेटा, 4 इथाइल 2 मिथाइल, 4 इथाइल इसी में है तो बाकी सब गलत है, 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन। तो बेटा ये बिल्कुल इसका सही जवाब है। उसके बाद 24, which of the following process is used to separate volatile liquids from non-volatile impurities? अगर हमारे पास क्या होगा बेटा, अगर हमारे पास होगा volatile liquid और impurities क्या होंगे, नॉन वोलाटाइल इंप्यूरिटीज। इंप्यूरिटीज जो है वो नॉन वोलाटाइल है और जो हमारे पास बेटा लिक्विड है वो वोलाटाइल है। किससे सेपरेट करेंगे, किससे सेपरेट करेंगे? तो यहां पे बेटा सबसे पहले दिया है डिस्टिलेशन, तो डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं, सब्लिमेशन से नहीं बेटा, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन से नहीं, क्रिस्टलाइजेशन से नहीं बेटा। तो यहां पे सीधे डिस्टिलेशन से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद A mixture of orthonitrophenol and paranitrophenol can be separated by steam distillation। बिल्कुल हमने ये पढ़ा है बेटा steam distillation से, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट में बिल्कुल अंतर होता है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल, ये बेटा फिनॉल के चैप्टर में भी लिखा है कि इनको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय स्टीम डिस्टिलेशन, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय स्टीम डिस्टिलेशन। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, इसमें देखना है पूरा प्लेनर मॉलिक्यूल कौन है। अगर बात करेंगे इस वाले की, दैट्स में C डबल बॉन्ड C, यहां पे H भी प्लेनर इसी प्लेन पे, CN भी इसी प्लेन पे आएगा, ये H भी इसी प्लेन पे आएगा, मतलब ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। अगर बात करेंगे बेटा इसमें ये एनिलीन सिस्टम है, यहां पे इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, जो टर्मिनल बॉन्ड्स होंगे दे विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब ये प्लेनर नहीं होगा। यहां पर CH3 जो आएगा उसी प्लेन में, बट इट इज टेट्राहेड्रल, मतलब ये ओवरऑल मॉलिक्यूल कभी प्लेनर नहीं बनेगा। तो यहां भी बेटा CH3 टेट्राहेड्रल की वजह से ये तो प्लेन में लाई करेगा ग्रुप, लेकिन पूरा सारा हर कोई एटम इसमें बेटा प्लेन पे लाई नहीं करेगा, मतलब इसका सही ऑप्शन बेटा ये है। उसके बाद कंपाउंड दैट एक्ट्स एज एन एड्सॉर्बेंट इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में बेटा हमारे पास मेनली 2 एड्सॉर्बेंट्स यूज करते हैं, एक तो सिलिका जेल करते हैं बेटा, एक एल्युमिनिया, मतलब एक एल्युमिनिया यूज करते हैं। यहां सिलिका जेल कहीं पे नहीं है, Al2O3 को ही एल्युमिनिया बोलते हैं, मतलब ये हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी में इसको एज एड्सॉर्बेंट यूज कर सकते हैं। उसके बाद शाबाश, The correct IUPAC name of the given structure will be, इसका हमें correct IUPAC लिखना है। तो सबसे पहले बेटा अगर यहां से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, दिस इज 5, यहां पे 5 ऑक्सो हेक्सेन 1 ओइक एसिड, 5 ऑक्सो हेक्सेन हेक्सन ओइक एसिड, तो ये भी सही है। उसके बाद दूसरे का यहां पे तो ट्रिपल बॉन्ड यहां से, डबल बॉन्ड यहां से, 1 2 3 4 5 6, एंड इट शुड बी हेक्स, it should be hex 1,3 डाइन, हेक्स 1,3 डाइन 5 आइन, बिल्कुल सही। तो मतलब 2 जो है वो इसका सही ऑप्शन है बेटा, क्योंकि ये इसका ऑप्शन है। 5 पे ऑक्सो, फिर मेन चेन में 6 कार्बन तो हेक्स बोलेंगे, और नेचुरल बॉन्ड सिंगल एन बोलेंगे, फिर 1 पे आएगा बेटा ओइक एसिड, दैट्स व्हाई 5 ऑक्सो हेक्सानोइक एसिड। यहां पे बेटा हेक्सा मींस बिकॉज डबल बॉन्ड्स आर मल्टीपल इन नंबर, हेक्सा 1,3 डाइन और 5 पे आएगा बेटा आइन, तो मतलब इसका ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, ये मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम फर्स्ट विद द कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो ये वाला जो है बेटा, एक है मेरे पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों की सेम है,
लेकिन यहां पर मेन चेन में 5 कार्बन, यहां पर मेन चेन में 4 कार्बन, तो चेन आइसोमर कहां पे बेटा, चेन आइसोमर, दिस इज बिल्कुल ये चेन आइसोमर A goes to 1। अगर ये देखेंगे दिस इज माई 1 2 3 1 2 3, मेन चेन में 3 कार्बन, मेन चेन में 3 कार्बन, OH की पोजीशन 1 पे, OH की पोजीशन बेटा 2 पे, ये दे आर पोजीशन आइसोमर्स, बिल्कुल A goes to 1 B goes to 2। C अगर देखेंगे ये कीटोन, ये एल्डिहाइड, फंक्शनल आइसोमर्स। फिर ये वाला, ये बेटा है हमारे पास ईथर, ईथर में एक साइड से प्रोपाइल, मिथाइल, इथाइल, इथाइल, तो ये मेटामर है बेटा, वी नो दैट ईथर्स मेटामर शो करते हैं, और 4 कार्बन यहां पे है, तो ये दोनों आपस में मेटामर्स है। सो A goes 1 B goes 2, A goes 1 B goes 2, A goes 1 A goes 1 B goes 2, और C goes D, C goes 4 एंड D goes 3, D goes 3, तो इसका बेटा ये 4th ऑप्शन सही ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखते क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग आइसोमर्स, ये आइसोमर्स है, नीचे कुछ आइसोमर्स है किसके बेटा, C4H10O, C4H10O, इसके कुछ आइसोमर्स दिए हैं। द मेटामर्स अमंग द गिवन स्ट्रक्चर आर, हमें मेटामर्स देखने हैं इनमें से कौन है, तो मेटामर कौन होगा, वो ईथर होगा बेटा। यहां पर देखो मिथाइल, और इस साइड है प्रोपाइल, यहां पर इस साइड इथाइल, तो इस साइड इथाइल, ये दोनों जो स्ट्रक्चर है इनमें क्या है बच्चों, इनमें इस पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अबाउट नेचर ऑफ ग्रुप्स एंटायरली डिफरेंट है, तो मतलब 1 and 3 आर मेटामर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशीज। हम जानते हैं बेटा इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, जिनको लव ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन को सीक करते हैं। विच आर द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली इलेक्ट्रोफाइल्स, हमारे पास यहां कुछ ग्रुप्स दिए, हमें खाली देखना है इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन है। BF3 बेटा इलेक्ट्रोफाइल, CH3 पॉजिटिव बेटा इलेक्ट्रोफाइल, NO2 न्यूट्रल है बेटा, NO2 इट शुड बी NO2 पॉजिटिव, इट शुड बी NO2 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, इट इज आल्सो इलेक्ट्रोफाइल। यहां पे देखेंगे Al सेल्फ इलेक्ट्रोफाइल, SO3 इलेक्ट्रोफाइल, NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। इनमें क्या देखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स इनमें कौन, NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, CH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, ये भी बेटा इलेक्ट्रोफाइल है। C2H6 नेगेटिव, C2H5 पॉजिटिव, ये नहीं है इसमें, लेकिन ये तो इलेक्ट्रोफाइल, ये नहीं है बेटा, ये तो इलेक्ट्रोफाइल है। BF3 इट इज इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन डिफरेंट स्पीशीज, और CH3 पॉजिटिव इट कैन आल्सो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे NO2 पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, इट शुड बी NO2 न्यूट्रल, तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, फिर मतलब ये ऑप्शन इसका सही नहीं है बेटा, बिकॉज यहां पे हर कोई स्पेशल इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। अगर बात करेंगे AlCl3, ये लुईस एसिड है, इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, SO3 कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, और NO2 पॉजिटिव, तो यहां पर सब इलेक्ट्रोफाइल्स है बेटा, यहां पर भी तो सब इलेक्ट्रोफाइल्स है, मतलब यहां पे NO2 पॉजिटिव, इट शुड बी ओनली NO2, इट शुड बी ओनली NO2 CH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है बेटा। उसके बाद ये तो मतलब ये सारे इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, क्योंकि अगर यहां पे NO2 पॉजिटिव हमने लिखा फिर ये भी सारे आएंगे, तो आप याद रखोगे C2H5 नेगेटिव, ये बिल्कुल भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो मतलब इसका एप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है दैट्स माय ऑप्शन सेकंड। तो अगर यहां भी बेटा हमने NO2 पॉजिटिव लिखा, फिर इसके दो ऑप्शन सही आ जाएंगे, मतलब बाय डिफॉल्ट इट शुड बी ओनली NO2, तो इसका ऑप्शन बेटा ये वाला सही है। उसके बाद which of the following is correct with respect to minus I effect of substituents, हमें देखना है कि माइनस I पावर में कौन कौन इनमें सही है। तो सबसे पहले यहां पे लिखा गया है बेटा NH2 का, फिर OR का, फिर फ्लोरीन का, ये बिल्कुल बेटा गलत है, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है, फ्लोरीन का ज्यादा है OR से, फिर NR2 से, बिल्कुल सही ऑप्शन। तो मतलब यहां पे दो है, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन, और यहां पे ग्रुप का नेचर R है बेटा, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो पहले फ्लोरीन का आएगा, फिर ऑक्सीजन का आएगा, फिर नाइट्रोजन का आएगा। उसके बाद हमारा बस बेटा इतने ही क्वेश्चंस थे इसमें। तो बेटा होप कि मैंने यहाँ पे ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किए जितने हम यूएस में पढ़ाते हैं ना बच्चों, मतलब रेजोनेंस, मीजोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव, बहुत सारा वर्कआउट करते हैं क्लास में, लेकिन बच्चों हमने यहाँ पे बिल्कुल एनसीईआरटी से जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो हमने यहाँ पे सारे डिस्कस किए, और जो भी आपको असाइनमेंट मिलेगा वो भी बिल्कुल बेटा बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही होगा। मतलब अगर आप वो असाइनमेंट और ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो, मतलब 100% बेटा आप नीट में क्वेश्चन करके आओगे। तो बेटा अब हमारे पास बचता है लास्ट चैप्टर, दैट्स में हाइड्रोकार्बन्स, और जो छोटा सा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है वो बिल्कुल हाईली थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो उसका खाली आपको ग्रुप में असाइनमेंट मिलेगा और उतने ही क्वेश्चन उसमें सॉल्व करने हैं बेटा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद हाइड्रोकार्बन्स, तब तक बेटा अल्लाह हाफिज।